नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। एलियंस, ये शब्द और ये विषय हमेशा से ही लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है। एलियंस होते हैं या नहीं, जब तब ये सवाल सुर्खियों में आ जाता है। एक बार फिर से एलियंस चर्चा में हैं और वजह मैक्सिको की संसद में हुआ एलियन मंथन है, जहां एलियंस से जुड़े सबूत पेश करने का दावा किया गया। इस घटनाक्रम ने एलियंस के वजूद पर फिर से बहस छेड़ दी है। एक बार फिर दूसरे ग्रह के इन अनोखे प्राणियों को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। पूछा यह भी जा रहा है, क्या यूएफओ को लेकर अब तक सामने आई तमाम थ्योरी में दम है? क्या उड़न तश्तरियों की मदद से एलियंस हमारी धरती पर आते हैं, उनका आना जाना है, या फिर इन दावों पर और रिसर्च होनी चाहिए? आज इसी गुत्थी को नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा इस चर्चा में, लेकिन अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. एलियंस की मौजूदगी को लेकर ये ऐसा पुख्ता दावा है जिसने फिर से हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया की खोज के लिए मजबूर कर दिया है। यही नहीं, पूछा यह भी जा रहा है, क्या अभी भी एलियंस उड़न तश्तरी से हमारी धरती पर आते जाते हैं? फिलहाल एलियंस के इन कथित शवों को संभाल कर रखा जा रहा है और ये भी दावा है कि एलियंस के इन शवों की रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से हर संभव जांच की जा चुकी है। We believe that UAP represent an urgent priority for both aerospace safety and scientific inquiry. Our focus is on improving public education of UAP, breaking stigma, and working towards better transparency and disclosure. मैक्सिको की संसद में जिस पुख्ता ढंग से एलियंस के होने के सबूत पेश किए गए हैं, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या एलियंस के बारे में हमसे कुछ छिपाया गया है? क्योंकि इससे पहले जुलाई में अमेरिकी संसद में भी एलियंस पर चर्चा हो चुकी है और अमेरिकी नौसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रश यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि अमेरिका बरसों से यूएफओ और एलियंस से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी छिपा रहा है और तो और वो यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। जाहिर है, मैक्सिको की संसद में एलियंस के कथित शवों के दिखाए जाने के बाद उनके होने और धरती पर उनकी आवाजाही की थ्योरी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई दूसरी दुनिया के लोगों का हमारी दुनिया में आना जाना है, और अगर है तो दूसरी दुनिया की दिलचस्पी हमारी दुनिया में क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एलियंस उस बंद दरवाजे की तरह है जिसको खोलने की चाबी सालों से कोशिश की जा रही है चाबी के जरिए, और जब तक ये दरवाजा खुल नहीं जाता तब तक कयास लगते रहेंगे, अटकलें सामने आती रहेंगी। तमाम मेहमानों से अपना परिचय आपका हम करवा दें। हमारे साथ प्रोफेसर रमेश कपूर मौजूद हैं जो कि स्पेस रिसर्चर हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रणव शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे, एस्ट्रोनॉमर। डॉक्टर मुकुंद शर्मा, सीनियर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। हमारे साथ योगेश शोचे जी भी मौजूद रहेंगे जो कि साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के। इसके अलावा मनीष पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा प्रोफेसर रमेश कपूर का, स्पेस रिसर्चर। ये जो नए दावे और जिनको सबूत कहा जा रहा है, नई बात जो सामने आई है एलियंस को लेकर, सर इनको कैसे समझा जाए? क्या इनको केवल एक दावे के तौर पर लिया जाए या इसको एक नतीजे के तौर पर लिया जाए? ये एक दावा है। एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बारे में जो शब्दावली इस्तेमाल की है, जॉ ड्रॉपिंग प्रेजेंटेशन। तो ये जो ये तीन शब्द जो है पूरी तरह से जो है इस सेंसेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये एक दावा है लेकिन ये नतीजा नहीं है। नतीजा इस सेंस में कि ये चीज जो है एक संसद में पेश की जा रही है, वैज्ञानिकों के सामने आना चाहिए, पूरी तरह से रिसर्च होनी चाहिए और वो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये ऐसा कुछ है। और एक जगह मुझे एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली, डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो स्पेनिश में है और वो छपी हुई है। तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसको ट्रांसलेट करके जो है समझ सकता, लेकिन जो चीज मेरे सामने आई है कि ये रिसेंट चीजें हैं, एनिमल बोन्स और पेपर एंड ग्लू के साथ ये मिला के बनाई गई है। बाकी अब आते हैं एलियंस को लेकर।
जी। किसी को हमारे बारे में क्या ऐसी दिलचस्पी हो सकती है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन को धरती पर जो है एक किस्म से हम उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, अगर वो इतने एडवांस्ड है और जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बात सही है कि क्यूरियोसिटी में हमारा कोई बंदा ले जाए ऊपर, या हमारी कोई लाइफ फॉर्म जो है ले जाके कहीं अंतरिक्ष में जहां पर भी वो स्टेशन हो, जी। उसका स्टडी करें, उसके बाद वो आगे निकल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे जो निकट का तारा है जी। वो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। जी। और आप ये देखेंगे कि अगर कोई सभ्यता अपने अपने किसी स्पेसशिप के जरिए ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने निकलती है जहां पर कि जीवन हो सकता है और वो किसी समय धरती पे आ जाए, प्रोफेसर साहब, आप हजारों दो साल बातें कह रहे हैं। ढूंढते हुए लग जाएंगे। एक तो इन नहीं दावों पहुंच के सकते। संदर्भ में आपने एक बात कही है, और एक बात आप ये कह रहे हैं कि एडवांस सभ्यता, तो एलियंस के वजूद को लेकर जो थियरीज हैं उनको क्या माना जाए? उनको केवल कल्पनाएं माना जाए, उनको हमारी जिज्ञासाएं माना जाए, या उसका कोई ठोस आधार भी है? और ये कल्पना, ये बात कहने वाले साइंटिस्ट भी हैं, ये बात कहने वाले आम लोग भी हैं। कोई कहता है मैंने देखा है, कोई कहता है मैंने महसूस किया है, कोई कहता है कि मेरे साथ उनका वो कम्युनिकेशन हुआ है, और तमाम ऐसी बातें हैं। ये बात सही है। देखिए कि एक संभावना जो है उसको हम शून्य नहीं कह सकते। जी। जैसे पृथ्वी पर आखिर जीवन है, तो जाहिर है कि आकाशगंगा के अरबों तारों के अपने ग्रहों में ये कहीं ना कहीं ऐसी सभ्यता होगी जो हमारे लेवल तक शायद विकसित हो गई हो, हमसे ज्यादा हो गई हो, लेकिन उनको हम कैसे जान पाएंगे? तो हमारी अधिक जो कुछ भी बातें हमारी हैं एलियंस को लेकर के, वो कल्पना है। जहां तक एविडेंस की बात है, जी। तो वैज्ञानिक उस एविडेंस को बहुत ही वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये एक बात है। बाकी जी। जो ये बात सही है आपने जैसे संभावना को लेकर के कहा, क्योंकि जब पृथ्वी पर जीवन हो सकता है तो किसी दूसरे प्लेनेट पर मैं भी आता हूं जीवन प्रोफेसर साहब आपके पास। डॉक्टर मुकुंद शर्मा का यहां पर मैं रुख करना चाहूंगा, सीनियर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हमारे साथ इस समय हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा प्रोफेसर साहब ने भी बात कहा कि ये रीसेंट क्रिएचर्स हैं, और जिस आर्टिकल का वो जिक्र कर रहे हैं उस आर्टिकल में इनको मॉमिफाइड कहा गया है, आपकी ये एक प्रकार की ममीज हैं, लेकिन जो इनका प्रेजेंटेशन करने वाले जर्नलिस्ट हैं मोसान, वो ये दावा कर रहे हैं कि कार्बन डेटिंग इनकी हो चुकी है, 1000 साल पुराने क्रिएचर्स हैं, और इनमें तमाम वो चीजें मिली हैं जो कि एलियन होने का इनका इशारा करती हैं। अब इस नतीजे पर पहुंचा कैसे जाएगा? अगर कार्बन डेटिंग 1000 साल पुरानी इशारा कर रही है, क्योंकि उनका दावा है इशारा कर रही है, तो नतीजा कैसे पहुंचा जाएगा कि ये कहीं बाहर के क्रिएचर है, हमारी दुनिया के नहीं है? ये ऐसा भी तो हो सकता है हमारी ही दुनिया के क्रिएचर हो जो हमारी जानकारी में ना हो। तो इस नतीजे तक पहुंचा कैसे जाएगा? जहां तक एलियंस की बात है, बहुत ही अच्छी हाइपोथेसिस कहा जा सकता है, मैं कहूंगा। और जैसा कि इन रिपोर्टर्स ने दावा किया कि वो इनको एक डायटम माइंस में मिला है। डायटम्स आज के समय में पाए जाने वाले एक ऐसे एल्गी हैं जो कि इसको कंटामिनेट कर सकती हैं। जो भी चीजें उनको मिली हैं उसमें उन्होंने किस चीज की डेटिंग करी, एक्चुअली ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से इस एलियन के शव को दिखाया जा रहा है उसमें वो साइंटिफिक तरीका नहीं है। उसमें कितना कंटामिनेशन होगा पता नहीं। आप सब जानते हैं जब बाहर से अंतरिक्ष यात्री आते हैं तो उनको कितने दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाता है। यहाँ वो खोल करके दिखा रहे हैं, और ये उन्होंने अपने इसमें दावा किया था कि उनको एक पेरू के डायटम माइंस से मिला है। डायटम आज के समय में मिलते हैं, हाई लेटीट्यूड पे भी मिलते हैं, हमारे लद्दाख में मिलते हैं, बहुत सारी जली जगहों पर मिलते हैं। और उन्होंने कहा ये ममीफाइड हो गए उस डायटम माइंस में। तो उन्होंने किस डीएनए को निकाला और किस डीएनए के और किस पार्ट को उन्होंने डेटिंग करी, ये अभी तक मेरे को भी नहीं क्लियर हो सका है कि किस चीज से उन्होंने इसको 1000 साल तय किया है। इसलिए हमेशा ऐसी चीजें देखी जाती है जो कंटामिनेशन नहीं हो। कंटामिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऐसी चीजों के लिए। दूसरी बात आती है कि हम ये कैसे कहें कि ये कार्बन के ही बने हुए हैं, क्योंकि हमारी धरती पर जितनी चीजें बनी हुई हैं वो सारी कार्बन की बनी हैं। पर हाइपोथेसिस में ऐसा भी कहा जाता है कि बाहर की सभ्यता हो सकता है वो कार्बन सपोर्ट करती नहीं हो, वो दूसरी तरह की सभ्यता हो। क्योंकि हमें ये पता है कि आज की तारीख में जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर हमारी धरती पर जो बायोजेनिक हैं वो सब की सब बनी हुई हैं लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कार्बन से, जिसमें कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन आता है। इन जो लोग दावा कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं स्पेनिश वो पेरुअन साइंटिस्ट हैं, मैक्सिको के साइंटिस्ट हैं, पेरू से लाए हैं, और दावा जो कराया जा रहा है वो रिपोर्टर के थ्रू कराया जा रहा है। हमें इसमें साइंटिस्ट को सामने आना चाहिए, अभी तक साइंटिस्ट सामने नहीं आ रहे हैं।
तो मुझे तो थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है, और अभी हाइपोथेसिस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कहानियां बनाई जा सकती हैं। हम जी। सब चाहते हैं कि कहीं कुछ मिले, हमसे बात करने वाली कोई सभ्यता आए, क्योंकि बहुत सारे सितारे इस अंतरिक्ष में हैं, जी। और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो गोल्डी लॉक डिस्टेंस में आती होंगी, जोन में आती होंगी, तो वहां भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, परंतु अभी तक हमको कोई ठोस दावा नहीं मिला है। मैं ठोस आता हूं दावा सर ना आपके मिलने पास में डॉक्टर योगेश रोचे का यहां पर रुख करूंगा, जो कि साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के। योगेश सर, आपसे अभी ये समझना चाहेंगे, इसके लिए एक टर्म यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा है, और इसके लिए टर्म यूज किया जा रहा है ममीफाइड। अब जब ममीफाइड टर्म यूज किया जा रहा है तो उसमें जहन में सवाल आता है कि ये क्रिएटेड है या फिर ये इसी फॉर्म में हमें मिला है, ये भी तो सुनिश्चित करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अगर ममीफाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि प्रोफेसर कपूर ने कहा, सबसे पहला सवाल ये है कि ये असल में एलियंस है या कुछ और है। मेरा भी ये मानना है कि इसका असल में अगर ये एलियंस है, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए जो एक्चुअल डाटा है, जो सारा केमिकल एनालिसिस वगैरह किया हुआ है, वो डाटा सबसे पहले मिलना चाहिए। वो लोग रिपोर्ट में ऐसे भी कहा गया है कि डीएनए की होमोलॉजी 30% दिखाई गई है, 30% डीएनए नया है, लेकिन वो कौन से एनालिसिस से उन्होंने बताया है कि ये 30% नया डीएनए है। तो जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरे संशोधकों को नहीं मिलेगी, उससे पहले कुछ भी कहना इस बारे में बहुत मुश्किल है। और ये ममीफाइड है या एलियंस है, ये सारे जो दावे हैं, जब तक हमारे हाथ में एक्चुअल डाटा ना मिल जाए, सिर्फ इन दावों के हिसाब पर, दावों को लेकर किसी भी बात का यकीन करना बहुत बहुत मुश्किल है। एक्चुअल डाटा जो उनका एनालिसिस है, वो डाटा अगर दूसरे रिसर्चर्स को देखने के लिए अगर मिल जाए, तो ही हम उसके बारे में निश्चित स्वरूप से कुछ कह सकते हैं। जी, लेकिन एक तर्क इसमें यह भी है कि जब साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उस पर दावे और काउंटर दावे दोनों ही होते हैं। अगर कोई मान लीजिए रिसर्च कर रहा है तो वो उसको क्लेम करता है, जबकि उसके ओपोनेंट्स उसको रिजेक्ट करते हैं या फिर उसको उस पर रिएक्ट करते हैं कि ये सही नहीं है। तो एक सुनिश्चित कंक्लूजन पर पहुंचा जाए, एक बिंदु पर पहुंचा जाए, इसके लिए तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर पर, एक सामूहिक तौर पर अगर कुछ एनालिसिस होगा तो ही नतीजा निकलेगा। नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस की जो एक प्रोसेस होती है, उसमें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या संसद में किए हुए दावों का कोई मतलब नहीं है। साइंटिफिक ट्रूथ वही होता है जो पीयर रिव्यू किया जाए, पीयर रिव्यू जर्नल में, शास्त्रीय जर्नल में पब्लिश किया जाए, और जब वो वहां एक्सेप्ट होता है तभी वो दावा खरा उतरता है। तो यहाँ जब कोई पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन नहीं है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं संसद में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे दावों का कोई मतलब नहीं है। इट शुड गो थ्रू वेरी थरो साइंटिफिक स्क्रूटिनिटी बाय पीयर रिसर्चर्स, तभी ये दावा साबित हो सकता है। चलिए, मैं आता हूं डॉक्टर योगेश आपके पास। मैं प्रणव शर्मा जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। प्रणव जी, ये जो पूरे एलियंस को लेकर चर्चा है, ये आज से नहीं है, और बहुत अगर इसकी बैकग्राउंड में जाए तो 1947 में पहली बार यूएफओ देखने का दावा किया गया था, और उसके बाद ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। अमेरिका में तो बाकायदा किस्से कहानियां कि एक इलाका है जहां पर इसके ऊपर रिसर्च होती है। हालांकि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, अमेरिका के साइंटिस्ट इसको ऑफिशियली नकारते रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एलियंस को लेकर रिसर्च की, तो उसका स्टेटस कहां पाते हैं आप? क्या है उसका स्टेटस? ऐसी रिसर्च बाकायदा ऑफिशियली हो रही हैं, औपचारिक तौर पर हो रही हैं, या केवल ये हवाई बातें होती हैं जो इधर उधर से हेर से पर सामने आ जाती हैं? एक तो एलियंस कहना आई थिंक इज ए मिसनोमर, वो कहना भी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इज वो जो है करेक्ट टर्म है। और दूसरी चीज ये है कि उस पे तो रिसर्च काफी टाइम से हो रही है। एक पूरा मिशन है सेटी करके, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, नासा का अपना मिशन है जी। दुनिया भर के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट दुनिया भर की जगहों में दुनिया भर का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, या लॉजिकल काम नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिसपे हम बात कर सके। हाँ, जब हम सिग्नल्स देखते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ढूंढते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल्स ढूंढते हैं, या हम ये देखते हैं कि अमीनो एसिड्स के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो सिग्नेचर्स हैं या नहीं है, वो सब चीजें हम कर रहे हैं। बट वो एक अर्ली नेसेंट स्टेज में है। और मैं ये कहूंगा कि कुछ कभी कभी एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च जैसे। जी, अपनी बात पूरी करें।
एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च जो है वो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के संबंध से ही निकल के आई है। जब हमने एक्सोप्लैनेट्स ढूंढना शुरू किया, उस पर काफी अच्छा काम है। एमआईटी की सारा सीगर है, उनका बहुत अच्छा काम है। पीटर ब्राउन का बहुत बढ़िया काम है। हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो रिसर्च तो अपने लेवल पे चल रही है, और वो जिस तरीके से चल रही है वो शायद हमें कुछ सिग्नेचर्स मिलेंगे, शायद हमें नहीं मिलेंगे, पर हाँ ये बात सच है, एज फार एज यूनिवर्स इज कंसर्न, जी, जब तक ब्रह्मांड की बात है, ब्रह्मांड में कोई भी चीज अकेली होके नहीं आती, एनैमलीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बात 100% ट्रूथ है कि अगर एक सिविलाइजेशन अर्थ पे एग्जिस्ट करता है तो कोई एक और सिविलाइजेशन होगा, या और उससे ज्यादा सिविलाइजेशन। जी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम जहां ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए, जी, या वो हमसे बात करना चाहेंगे या हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये सब बात नहीं है। मैथमेटिकली ये बात प्रूवन है कि इतने बड़े मिल्की वे गैलेक्सी में या उससे भी बड़े यूनिवर्स के अंदर सिविलाइजेशन होगा। कहां होगा, कैसा होगा, नहीं मालूम जी। पर जब से ये पूरा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, इस तरीके के प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट आते रहे हैं, जाते रहे हैं। 60s 70s में आयरिश वॉन दानेकिन ने वो चैरियट ऑफ द गॉड्स करके किताब लिखी थी, जिस पे बड़ा हल्ला मचा था। और उसके बाद दुनिया भर के लोगों ने प्रणव जी, आप ये कह रहे हैं कि काम हो रहा है और सीरियसली काम हो रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है और सीरियसली काम हो रहा है, और इसको ट्रैक करने की कोशिश भी किया जा रही है, एफर्ट्स लंबे समय से चल रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब इतना काम हो रहा है तो इसमें एक सीक्रेसी क्यों दिखाई देता है, एक पर्दादारी इसमें क्यों नजर आती है, एक पर्दा इसमें क्यों नजर आता है? नहीं है, कोई भी पर्दादारी क्योंकि बहुत सारे अलग अलग समय पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो क्लेम करते हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा। नहीं, वो तो दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट्स। ये इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं। जी, अगर साइंस के पास कोई प्रूफ है तो वो रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो रहा है, वो कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है, उसकी प्रेस रिलीजेस जा रही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें कुछ मालूम है और हम छुपा लेंगे, नहीं होता है। मतलब ये वैसी बात है कि आप एक्साइटमेंट नहीं रोक सकते। आपने वो पूरी ब्लैक होल की जो इमेज है वो प्रोसेस करी और आपने वो रिलीज कर दी, हम छुपा के करेंगे क्या उसका? जी, साइंस का फंडामेंटल ही यही है ना कि आप दुनिया को बताएं कि क्या नई डिस्कवरी हुई है। जी, हमने नॉलेज बेस में क्या एक्स्ट्रा निकल के आया। और रही बात इस तरीके की बातें की कि वो एरिया 51 और एयरफोर्स पायलट्स ने एलियन साइटिंग हुई है, यूएफओज मिल गए हैं, जी, ऑल ऑफ दैट, ये सब बातचीत तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं मनीष जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। मनीष जी, आप इसरो में रहे हैं। अब जब ये एलियन रिसर्च की बात आती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो प्राणी हैं जिनका जिक्र मनीष अभी कर रहे, जिनका जिक्र अभी प्रणव कर रहे थे यहाँ पर, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस रिसर्च में? हम कैसे, क्या हमारी भी कोशिशें हो रही हैं उस दिशा में, और वो कोशिशें कहाँ तक पहुंची हैं? देखिए, अभी अपना जो चंद्रयान 3 गया था तो उसके ऊपर अपनी शेप पेलोड लगाया था। शेप पेलोड जो है वो हैबिटेबल प्लैनेट्स की सर्च के लिए अपना पहला कदम था। जब अपन हैबिटेबल प्लैनेट्स की बात करते हैं तो रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने एक कुछ लाइट ईयर्स अवे एक प्लैनेट की सर्च हुई है। उसको एक प्लैनेट मिला है जहां पर काफी कुछ वैसा ही वातावरण है जैसा कि अर्थ पे पॉसिबल है। अब जैसे अभी एक और बात हो रही थी कि ना, आपने पूछा था कि ये पर्दादारी क्यों है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। तो जैसे मैं बताऊं, आज 14 सितंबर को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 बजे नासा लाइव आने वाला है, जहां पर वो अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना, जिनको अपन यूएफओ कहते हैं, उनके बारे में जो एक इंडिपेंडेंट स्टडी हुई है, 16 मेंबर्स की कमिटी ने जो इंडिपेंडेंट स्टडी करी है, उसको वो लाइव करने वाले हैं, उस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले हैं। 2022 में ये सारा चालू हुआ था और वो उसके ऊपर अब इसके ऊपर खुलकर बात करना चाहते हैं। ये काफी लंबा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि देखिए, दो यहाँ पे एस्पेक्ट रहते हैं। पहला ये कि यूएफओ साइटिंग सिर्फ अमेरिकन को ही हुई है या उस एरिया में हुई है। इसका मतलब ऐसा कुछ अपन कह सकते हैं कि एलियंस अगर हैं मान लो और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनको क्या पूरी अर्थ के ऊपर वही एक नक्शा दिखता है? तो अब उसके ऊपर भी अमेरिका कुछ ना कुछ बताने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्लेम्स उधर से आते हैं। तो वो आज ही है 14 सितंबर। तो मनीष, इसमें अब देखिए, इसमें थोड़ी सी, अब इसमें थोड़ा सा मुझे एक और एंगल भी नजर आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप उस पर बताइएगा। मैक्सिको की संसद में चर्चा हुई, अमेरिकन जो मीडिया है उसमें काउंटर्स हुए, तमाम तरह के क्लेम्स किए गए, अपने आधार दिए गए।
तो क्या एक साइंस रेस भी आप यहां पर देखते हैं कि या केवल इसे इत्तेफाक माना जाए कि मैक्सिको में संसद में चर्चा होती है एक दिन पहले और अगले दिन अमेरिका जो नासा है वो प्रेजेंटर हैं जी, जो प्रेजेंटर हैं उनने ऐसा 2017 में भी किया था जी, जिनने अभी क्लेम किया। और ये देखिए, ये इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर किसी एक क्लोज ग्रुप ने स्टडी करा है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये सबके लिए ओपन नहीं है अभी तक वो रिसर्च जो हुई है। जिन जो क्लेम कर रहे हैं ना कि ये एलियन लाइफ से एलियंस है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टडी की भी तो जरूरत है ना। आज देखिए वो डेटा मेरे पास भी नहीं है, मैं तो एक्सेस नहीं कर सकता, इंडिया से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई और भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उस पर आता है, क्योंकि जो द पर्सन जो ये प्रेजेंट कर रहा है सब कुछ, ऐसा उनने 2017 में भी एक बार किया था, लेकिन फिर भी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ गया था। तो दो एस्पेक्ट है यहाँ पर। पहला यह है कि नासा जो है वो आज 7:30 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको खुले में बताने वाले हैं कि UFOs के बारे में उन्हें क्या पढ़ा है, क्या जाना है, क्या सच्चाई है। और उसी के 1-2 दिन पहले ही एक ये क्लेम आ जाता है कि भाई ये देखो हमारे पास एलियंस है, और इस एलियन के बारे में जो भी स्टडी करी गई है, जो कंफर्मेशन हमारे पास है, वो एक क्लोज ग्रुप ने करी है, और वो डेटा हमारे पास है नहीं, ओपन टू पब्लिक है नहीं। तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो लग रही है। सीधे रुख करेंगे डॉक्टर योगेश शोचेका जो कि साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के। सर, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 2-4 साल पहले एक स्टडी की दिशा में कदम बढ़ाया गया था एलियंस की तरफ, जिसमें 4 इंस्टीट्यूट थे, उसमें आपका इंस्टीट्यूट भी शामिल था, इसरो भी इसमें शामिल था। वो कहां तक पहुंचा, वो सफर कहां तक पहुंचा, क्या उसमें कुछ फाइंडिंग्स, क्या नतीजा या क्या बातें उसमें निकलकर सामने आई? बहुत बहुत धन्यवाद उसका मेंशन करने के लिए। वो जो स्टडी था वो तकरीबन 2005 साल में किया था। उस समय यूका के डायरेक्टर थे प्रोफेसर जयंत नारेलीकर। वो इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बलून फैसिलिटी, CCMB और NCCS, इन सब लोगों ने मिलकर ये किया था। और उसमें हमने आकाश में 41 किलोमीटर ऊंच तक गुब्बारा भेजा था, और उस गुब्बारे में वहां से हमने हवा के नमूने लिए थे, और उसमें फिर लैबोरेटरी में हमने उसमें जीवित जीवाणु है या नहीं है वो देखा था। और हमें उसमें CCMB और NCCS दोनों को 41 किलोमीटर तक जीवित जीवाणु मिले थे। उसके बाद हमें ये पता करना था कि ये जीवाणु पृथ्वी से ऊपर गए हैं या कहीं बाहर से आए हैं, और उसके लिए हमें उसका रेडियो आइसोटोप रेशियो निकालना था। क्योंकि अगर वो पृथ्वी से ऊपर गया होगा तो एक रेडियो आइसोटोप रेशियो होता कार्बन या नाइट्रोजन का, और बाहर कहीं से आया होगा तो वो रेशियो बहुत ही अलग होता। तो उस तरह की फैसिलिटीज तब अपने देश में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके बाद पिछले 5 सालों में वो फैसिलिटी अहमदाबाद में PR में उपलब्ध है। तो अभी हम लोगों ने प्रपोजल दिया है इसरो को कि फिर एक बार हवा में से बैक्टीरिया के नमूने देकर उनका रेडियो आइसोटोप रेशियो पता करके वो पृथ्वी से ऊपर गए हैं या बाहर से कहीं से आए हैं, ये पता करने के लिए फिर एक बार वो सारे प्रयोग करने का हमने एक प्रपोजल इसरो को दिया हुआ है, क्योंकि उसमें हमें इसरो की जरूरत है। जी, मैं आपके पास आता हूं। प्रणव जी का मैं यहाँ पे सीधा रुख करना चाहूंगा। प्रणव, आपसे ये जानना समझना चाहते हैं कि अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है, किसी दूसरे ग्रह से आता है, हमारी दुनिया के बाहर से कहीं आता है, तो आज हमारी तकनीक इतनी एडवांस है कि हम ट्रैक कर सकते हैं, वेव्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनके फुटप्रिंट को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि रडार्स को भी चकमा देने वाले एयरक्राफ्ट पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, वहां पर भी चकमा दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसी कोई ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो पाई, अभी कोई एक लॉजिकल रिकॉर्डिंग हो पाई? क्या कुछ ऐसा ट्रैक कभी किया गया? देखने की बात तो बहुत आती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो रिसर्च डोमेन में उस सब की बात हो रही होती। हाँ, मतलब कुछ इरेटिक सिग्नल्स एक बार कैप्चर हुए थे, जिसको हमने वाव सिग्नल करके उस पर काफी चर्चा शुरू हुई थी, जिसकी वजह से सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ। वो पूरा कार्ल सेगन प्रकरण, और जिसमें काफी सीनियर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और उस टाइम के काफी एस्ट्रोनॉमर्स इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग उस वक्त तो मूवमेंट इतना था कि यशपाल खुद काफी इन्वॉल्व थे इंडिया में से। तो वो सारी चर्चाएं रही हैं, पर कोई ऐसा फ्रूटफुल, कुछ कंक्लूसिव हमारे हाथ में कभी आया है नहीं।
पर हम खोज तो रहे हैं। जैसे अभी बात चल रही थी पैंस्पर्मिया पे, काफी रिसर्च की बात है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे चलिए बात प्रणब, चल रही है। मुझे एक प्रतिक्रिया रिसर्च डॉक्टर अवनीश डोमेन कपूर में से भी यहाँ पे काफी लेनी सारे पड़ेगी। conversations प्रोफेसर साहब, चलते हैं। आपके पास आएंगे इस समय। स्टीफन हॉकिंग लगातार दावे कर रहे थे इस एलियन साइंस को लेकर। उनका तो यहां तक कहना था कि हमसे ज्यादा एडवांस है, वो हमसे हमारे ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ठोस चीज उनकी रिसर्च में भी सामने नहीं आ पाई। अब तक जो रिसर्च हुई है वो कहां तक पहुंची है, सफर कहां तक पहुंचा, इसका कुछ पैमाना है? देखिए, डॉक्टर हॉकिंग ने जो कहा वो उनकी अभिव्यक्तियां हैं, कोई रिसर्च पेपर हुआ हो, पेश किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ किया गया। जहाँ तक ये बात है कि कोई हमको ढूंढ ले और यार हमको कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, तो अभी तक तो ऐसे कोई भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक जो हमारी हम लोगों के बीच में इस समय जो चर्चा चल रही है वो सीधे सीधे एक ही बात बताती है कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई क्लू मिले, मगर है नहीं। सेटी बहुत समय से जो है इस इंतजार में है कि कभी कोई सिग्नल मिले, लेकिन वो बस इंतजार चल रहा है। और अगर कोई बाहर से आके हम पे कोई कब्जा करने की बात है, या हम दूसरे ग्रहों पर जाकर फंस जाए क्योंकि पृथ्वी अब जो है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल जो होगा वो मुकुंद शर्मा जी से होगा। सर, हम जो अपनी रिसर्च करते हैं, किसी परिणाम पर पहुंचते हैं, हमारा आधार बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट्स के बिना भी हम किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुंच सकते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और उसमें देखा जाता है कि कितनी बार हम उन सिमिलर नतीजों पर पहुंचते हैं। अगर सिमिलर नतीजों पर पहुंचते हैं तो हम ये मानते हैं कि ऐसा कहीं और भी हो रहा होगा। जैसा कि आज की चर्चा में बात चल रही थी कि जब तक साइंस को साइंटिफिक जर्नल में नहीं लाया जाता तब तक नहीं माना जा सकता। तो इसलिए पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना या रिपोर्टर के द्वारा प्रेजेंट करने से कोई बात नहीं बनेगी। और इस क्षेत्र में 2 बड़े जर्नल हैं, जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी, जहां करा जाता है। मैं माफी चाहूंगा मुकुंद जी आपसे क्योंकि मुझे रोकना पड़ेगा, समय की पाबंदी है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दावा भतेरा हो रहा है मैक्सिकन संसद के अंदर, वहां पर चर्चा भी हुई है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंस की दुनिया है, वो भी कहती है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का।